हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक था उदारवादियों के सिद्धांत, उपलब्धियां, विषय। तो उदारवादी कौन थे? तो कांग्रेस के अंदर दो विचारधारा वाले लोग थे, उदारवादी और उग्रवादी। तो उदारवादी जो है प्रार्थना पत्र निवेदन द्वारा जो है अपनी मांगे बनवाने का प्रयास करते थे। तो इसी में हम उदारवादी युग की बात की कि 1885 से लेकर 1905 का युग जो है वो उदारवादी युग था। इसमें इन्होंने क्या क्या मांगे की हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि उदारवादियों की उपलब्धियाँ, यानी इन्होंने क्या क्या हासिल किया अंग्रेजों से मांगे रख के। तो पहला है संवैधानिक विकास में योगदान, यानी उदारवादी आंदोलन में जो अपने प्रचार में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में शासन की जांच करवाने में सफलता प्राप्त की। इसी आधार पर 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसे पारित किया गया, जो भारतीयों की प्रथम विजय थी। ये उदारवादियों की विजय थी। इन्होंने सरकार के कुछ प्रतिक्रियावादी कानूनों का सफलतापूर्वक विरोध किया और 1909 का अधिनियम भी उदारवादियों की उपलब्धि माना जाता है। ये 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये हम पढ़ेंगे आगे, हमारे टॉपिक है ये। तो ये इनका पहला योगदान। दूसरा है प्रमुख अंग्रेजों से सहानुभूति प्राप्त करना। प्रमुख अंग्रेजों से सहानुभूति प्राप्त करना। तो उदारवादियों के वैधानिक आंदोलन एवं उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्रिटिश जनता का ध्यान भारतीय राजनीतिक समस्याओं की ओर आकृष्ट हुआ और ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। तो ये अंग्रेजों का भी जनता की सहानुभूति अपने ओर प्राप्त करने में सफल हुए। थर्ड है राष्ट्रीय आंदोलन और जन आंदोलन में परिवर्तन होने लगा। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो जनता में शामिल होकर के जन आंदोलन बन रहा था। उदारवादियों के कार्यक्रम और कार्यों से लोक शिक्षण के लिए बहुत बड़ा महत्व था। उनके कार्यों से कांग्रेस के सदस्य संख्या बढ़ती गई और उनकी प्रशंसा देश भर में होने लगी। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का श्रेय कांग्रेस को ही है। तो जनता में जो राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई है कांग्रेस ने जगाई और कांग्रेस का आंदोलन जन आंदोलन बन गया। उन्होंने अनेक सामाजिक संस्थाओं और रीति रिवाजों में सामाजिक समानता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना के लिए परिवर्तन के लिए सुझाव दिया। वैसे तो अंग्रेज सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते रहे और मांग प्रस्तुत करते रहे थे और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए उन्होंने संवैधानिक आंदोलन का समर्थन किया। इनके प्रमुख नेता थे। अब ये परीक्षा में पूछ जाता है कि उदारवाद के नेता प्रमुख कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुंदरनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी, गोपाल कृष्ण गोखले, रानाडे आदि नेता जो उदारवादी युग के प्रमुख जो स्तंभ थे। कुछ उदारवादी अंग्रेज भी थे, जैसे ए.ओ. ह्यूम, विलियम बर्डमन, जॉर्ज यूले स्मिथ आदि जो है कांग्रेस के सदस्य थे। ये भी अपने पद, व्यवसाय तथा सामाजिक स्तर को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भारत के स्वराज्य की स्थापना का स्वप्न देख रहे थे। अगला बात करते हैं उदारवादियों की मनोवृत्ति और विशेषताएं। तो भारत की एकता उदारवादियों की मनोवृत्ति की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पहलू था। भारतीयों में एकता की भावना का बोध कराना उनका मत था कि एकता के बिना भारत अपनी महानता को प्राप्त नहीं कर सकता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी आदि ने इस बात पर विशेष बल दिया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न धर्मों और व्यवसायों के में लगे लोग राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के नीचे एकत्र होने लगे और उदारवादियों की बड़ी उपलब्धि, यानी सभी लोग कांग्रेस के में शामिल होकर के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। और इसी के अंदर अगला है कि ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भावना। इनकी जो मनोवृत्ति कार्य करने की थी उसमें सेकंड है ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति की भावना। तो कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन के समर्थक थे और प्रशंसक थे। वे असहयोग और क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे, यानी ये काम कौन करेगा? ये उग्रवादी विचार वाले करेंगे। उनको ब्रिटिश जनतंत्र व्यवस्था में जो है असीम आस्था थी। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन ने ही भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर कर दिया है और देश की जनता को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो ये अंग्रेज शासन के भक्त थे। तीसरा इनका मनोवृत्ति थी कार्मिक सुधारों के पक्ष में, यानी वो धीरे धीरे सुधार चाहते थे, जो देश की आज़ादी या एकदम बदलाव में ये विश्वास नहीं रखते थे। उदारवादी नेता रूढ़िवादी थे। वे देश के शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। उनके अनुसार भारत में सुधार कार्य एक साथ संभव नहीं है, इसलिए इन राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों को कार्मिक रूप से धीरे धीरे लागू किया जाना चाहिए।
फोर्थ है ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंधों की स्थापना। तो उदारवादियों की मान्यता थी कि भारत में ब्रिटेन के संबंध भारतीयों के लिए वरदान है तथा इन संबंधों के कारण पाश्चात्य साहित्य और आधुनिक शिक्षा पद्धति, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन आदि भारत के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुए थे। भारत के हित में यही उचित होगा कि वह ब्रिटेन से उसका अटूट संबंध बना रहे। तो ये उदारवादी ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध बनाने के पक्षधर थे। इनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था कि अंग्रेज न्यायप्रिय जो है लोग हैं। तो अंग्रेजों को संसार का सर्वाधिक ईमानदार, शक्ति संपन्न और प्रजातांत्रिक ये लोग समझते थे। अतः उदारवादियों को विश्वास था कि यदि ब्रिटेन की संसद और जनता को भारतीय संस्थाओं से अवगत कराया जाएगा तो वे निश्चित रूप से सुधार करेंगे, कई कदम उठाएंगे। अर्थात उनको अंग्रेजों की न्यायप्रियता में असीम विश्वास था। छठा है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन। तो कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे और ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध विच्छेद करने में पूर्णतः खिलाफ थे, यानी अंग्रेजों से संबंध तोड़ना नहीं चाहते थे, वो ब्रिटिशों के अंदर ही काम करना चाहते थे। सातवां है संवैधानिक उपायों में विश्वास। तो उदारवादी वैधानिक संघर्ष में विश्वास रखते थे। वे कार्यों से सरकारों को असंतुष्ट करना नहीं चाहते थे। वे हिंसा और क्रांति के विरोधी थे। उन्होंने प्रार्थनाओं, याचिकाओं द्वारा न्याय मांगने का आग्रह किया। तो ये इनके कार्य करने के तरीके थे। अब उदारवादियों की प्रमुख मांगे इसमें क्या थी? तो उदारवादियों की पहली राजनीतिक मांग थी कि उदारवादियों की राजनीतिक मांग निम्न रही कि प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों को अधिक से अधिक भागीदारी बनाई जाए, विधायी परिषदों में सुधार और केंद्रीय प्रांतीय काउंसिलों में विस्तार, निर्वाचित और गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना तथा ताकि भारतीयों को प्रतिनिधि शासन स्थापित हो सके, जो इनकी राजनीतिक मांग थी। दूसरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए तथा मुकदमों की सुनवाई जूरी प्रथा के माध्यम से की जाए। थर्ड है वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे करदाता को बोझ कम हो। चौथा था भारतीय जनता की दशा सुधारने के लिए उचित कदम उठाए जाए। पांचवा है 21 वर्ष के प्रत्येक भारतीय को वोट देने का अधिकार मिले। अगला आता है कि राजनीतिक मांगे थी ये, तो अब सेकंड है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग। तो उदारवादी नेता आधुनिक नागरिक अधिकारों जैसे भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि के प्रबल समर्थक थे। चौथा है भारतीयों के राजनीतिक शिक्षा। तो उदारवादियों ने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की, भारतीयों को प्रजातांत्रिक के प्रति रुचि उत्पन्न की। कांग्रेस के प्रतिवर्ष के अधिवेशनों से लोग जुटते गए और इनके प्रस्तावों को, व्याख्यानों का प्रकाशन समाचार पत्रों में होने लगा। हजारों भारतीय इनके ध्यानपूर्वक इनको पढ़कर आपस में विचार विमर्श करते थे, जिससे भारतीयों को राजनीतिक सूझबूझ उत्पन्न हुई थी। तो उसके बाद है ब्रिटिश शासन के दोषों से अवगत कराना। तो उदारवादियों ने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के दोषों से अवगत कराया और साम्राज्यवादियों के शोषण पर विस्तृत प्रकाश डाला और उनकी खुलकर आलोचना की। भारतीयों ने अपनी आवाज़ को कांग्रेस में पाया और राजनीतिक चेतना और शिक्षा का परिणाम था। तो ये जो है ये तो उदारवादियों की मांगे थी जो हमने इधर चर्चा की। अब ये जो इधर है 4, 5, 6 ये उदारवादियों की उपलब्धियों में जो 3 पॉइंट आए थे उसका आगे चौथा और ये 5वां फिर 6ठा पॉइंट है। 6वां राष्ट्रीय आंदोलन की नींव मजबूत होना। तो उदारवादियों ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की नींव मजबूत की, इसलिए उन्होंने उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करके उसके अनुरूप अपनी नीति निर्धारित की थी और नौकरशाही के क्रूर हाथों से कांग्रेस को बचाकर भविष्य के लिए उसे जड़ इतनी गहरी कर दी कि अंग्रेज सरकार भी हिला नहीं सकी। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन की नींव मजबूत करनी, ये थे प्रमुख जो उदारवादियों की उपलब्धियां थी। ये थी 3, पहला संवैधानिक विकास, तीसरा प्रमुख अंग्रेजों की सहानुभूति प्राप्त करना, थर्ड राष्ट्रीय आंदोलन में जन आंदोलन में बदलना, चौथा भारतीयों की राजनीतिक शिक्षा, 5वां ब्रिटिश शासन की दोषपूर्ण अवगत कराना, 6ठा राष्ट्रीय आंदोलन की नींव मजबूत करना। तो ये पन्ना आगे पीछे हो रखा है। तो ये इस प्रकार ये पूरा टॉपिक उदारवादियों वाला हो गया। कल अगली क्लास में हम उग्रवादियों के बारे में लेंगे।